आपकी पूरी बॉडी पे आज बात होने जा रही है। वेजाइनोप्लास्टी क्या है और क्या वो हर औरत करा सकती है? ब्रेस्ट इनलार्जमेंट्स बहुत कॉमन हो रही हैं। इज इट सेफ? क्या नाक को टोटली चेंज करना पॉसिबल है और हर इंसान कर सकता है? जो ग्लूटाथियोन है, क्या वो वाकई काम करता है? कितना वेट हम रिड्यूस कर सकते हैं लाइपोसक्शन के साथ? लेकिन लाइपोसक्शन इज नॉट देयर टू रिड्यूस वेट। क्या हम वो कर सकते हैं कि बड़ी आंखें लगें, डार्क सर्कल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, पफिनेस ख़त्म हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आज एक नए पॉडकास्ट में हाजिर हैं आपके साथ, एक नए ऐसे टॉपिक के साथ जिसके लिए हम सब हमेशा तैयार तो रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, जो कि हमारे मसाइल का हल जो है वो करने के लिए आज मैंने डॉक्टर साइमा जो हैं उनको अपने पास बुलाया है, जो कि प्लास्टिक सर्जन भी हैं, कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं, और आपकी स्किन को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे खूबसूरत बनाना है, और आप अपनी ही ओन स्किन में कैसे अच्छे लग सकते हैं, कैसे ग्लो कर सकते हैं, ये आज उनसे ही पूछेंगे। और पॉडकास्ट एंड तक इसलिए ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि हर पॉइंट, चाहे वो आपके बाल हैं, स्किन है, नेल्स हैं, आपकी पूरी बॉडी पे आज बात होने जा रही है। तो लाजमी देखें कि हो सकता है कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला सवाल तो ये, मैं हमेशा कंसर्न रहती हूँ कि डॉक्टर बनने का कैसे सोचा और क्या चैलेंजेस थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर। ओके। बट हमारे कल्चर में इट्स अ नॉर्म कि अ फीमेल हैज़ टू बी अ डॉक्टर, तो माय फैमिली बिलोंग टू द सेम माइंडसेट। आई एक्चुअली वांटेड टू गो टू एनसीए एंड बी एन आर्टिस्ट, लेकिन क्योंकि मेरे घर में प्रेशर बहुत था एंड दे वर लाइक कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो यू शुड गो टू द मेडिकल फील्ड। ओके। सो बस फिर उनके प्रेशर में आके आई हैव टू परसू दिस। एंड आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, फिर उसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो यही थी कि मुझे फिर इसमें आपने आर्टिस्टिकली अपना आर्ट इसमें ढूंढ लिया। फिर मुझे उस चीज़ से लगा कि इट इज़ व्हाट आई कैन एंजॉय एंड कैन परसू। तो बस इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ आ गई। कॉस्मेटिक सर्जन बनने में कितने साल लगते हैं? बहुत साल लगते हैं। देखें, आपके एक मेडिकल स्कूल है पहले, Of course. यू हैव टू डू 5 years ऑफ MBBS एंड आफ्टर दैट फिर हाउस जॉब 1 साल की, वो फिर यू हैव टू टेक योर एग्जाम, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जो प्रॉपर ट्रेनिंग है फॉर द FCPS। ओके। अब उसमें ये है कि चूँकि मेरी सुपर स्पेशलिटी थी, मैंने सर्जरी में नहीं जाना था, मैंने कॉस्मेटिक में आना था, तो उसके लिए आपको 2 years ऑफ जनरल सर्जरी, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक अनदर एग्जाम एंड देन 3 years ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ओके। और ये ट्रेनिंग करके फिर यू आर एलिजिबल टू टेक योर पार्ट 2 एग्जाम। ओके। तो वो करना है। उसके बाद फिर फर्दर ट्रेनिंग, बिकॉज दे ठीक है। कॉस्मेटिक हमारे यहाँ पे नहीं होती है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट सेटअप में मोस्टली इट इज़ द रिकंस्ट्रक्टिव डोमेन ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी जो ज़्यादा इनकाउंटर होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है कि अवेयरनेस है, वेबिनार्स वगैरह के थ्रू स्टूडेंट्स को और ट्रेनीज़ को दिया तो जाता है, सिखाया भी जाता है, बट वो ये हैंड ऑन स्किल अभी भी लैकिंग है। तो इसलिए आफ्टर डूइंग पार्ट 2 यू अगेन हैव टू जॉइन समबडी टू लर्न योर कॉस्मेटिक। तो वो भी मुझे 1-2 साल मैंने वो भी सीखा एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इट वेल। मतलब आसानी से सोचा जाए या लगभग लगाया जाए तो 15 से 17 साल का ये एक जर्नी है। इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी कि एक दफ़ा आप बैठ गए हैं तो यू कैन नॉट चेंज द ट्रेन का डब्बा भी, और यू हैव टू स्टिक टू इट अपने। डेफिनेटली। लेकिन क्या साथ साथ, फॉर एग्जांपल, एक लड़की के लिए वो प्रेशर्स नहीं होते जो एक मर्द के लिए होते हैं? क्या आप साथ साथ कुछ अर्न कर रहे होते हो, कुछ जनरेट कर रहे होते हो मनी? नहीं, ये हमारे सेटअप में थोड़ा ना एक है, मैं इसको कहूँगी गलत ठीक है। हाँ, बिकॉज अदर कंपेयरिंग विद अदर सेटअप्स जो बाकी दुनिया में चल रहे हैं, UK में, US में, कि डॉक्टर्स आर वेरी मच हाईली पेड। आप वहाँ से आपकी सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट आ जाता है फ्रॉम द सैलरी और द स्टाइपेंड यू गेट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक है। बट इन पाकिस्तान आई डोंट नो व्हाई मैनी डॉक्टर्स आर वर्किंग विदाउट एनी पे। दे आर डूइंग ऑल ऑफ द जॉब, ऑल द ड्यूटीज़, जो कि हमारे सर्जिकल जब फ्लोर पे हम होते हैं तो 36 आवर्स से भी ज़्यादा हमारी एक ही गो में चलती है। और उसमें पेशेंट्स भी हमें अलाउ नहीं करते हैं कि आप आराम कर लो या लेट जाओ या थोड़ी देर आप सुस्ता लो, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन योर हेड कि डॉक्टर तो चाय पी रही है, डॉक्टर तो अंदर बातें कर रही है। हम भी इंसान हैं, हमें भी टाइम चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल नहीं उनके ऊपर कोई नज़र रखी होती,
बट ऑल तो ये सारी हार्डशिप्स हम देखते हैं, बट हमें उतना पे नहीं किया जाता है। पेज उतनी है ही नहीं। एक फीमेल भी, मोस्टली फीमेल्स भी अपने घर को चला रही होती हैं काफ़ी, लेकिन एक मेल पार्ट का अगर सोचें जिस पे वाकई बर्डन है, तो मैं नहीं समझती कि उसके लिए एक जॉब, और वो भी इतनी टफ जॉब कि आप सुबह से शाम तक वहाँ करो और फिर शाम में आप जाके कहीं और करो, तो वो उसके लिए हेल्दी नहीं रहता। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हमारे गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर और करना चाहिए कि डॉक्टर्स को उतना ही इंसान समझें जितना बाकी सारे प्रोफेशंस वाले हैं। आप एक प्रोफेशनल से सिर्फ डिमांड करी जाओ कि वो बस फी सबीलिल्लाह लगा रहे, तो फी सबीलिल्लाह तो कोई भी काम नहीं करता। दैट्स ट्रू। तो थोड़ा बहुत तो आपको चाहिए होता है, बिकॉज आपने अपनी फैमिली भी चलानी है, आपने सब कुछ करना है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं? मैं अभी तो नहीं जानती एग्जैक्टली, बिकॉज आई एम टोटली आउट ऑफ टच फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन एक टाइम था जब मैं सुनने में आ रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट हो रहा है ये चीज़ कि आप अपना, अगर गवर्नमेंट में आपने एक पोस्ट रखी हुई अपनी कि आप एपी हैं या कुछ हैं, तो यू कैन नॉट हैव योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस। ओके। तो वो भी गलत है, बिकॉज एक तरह से गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही सोचती है कि भाई ये अगर अपनी प्राइवेट होगी तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में तवज्जो नहीं देंगे, वहाँ से गैर हाजिर रहेंगे और वहाँ जाके जॉब करेंगे या अपने पेशेंट्स को प्राइवेट सेटअप में बुलाएंगे। दैट्स राइट। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर की हैसियत से देखें तो वो ज़रूरी है, बिकॉज आजकल जितना हमारा इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है और जो हालात हैं, आप एक बंदा एक घर नहीं चला सकता फ्रॉम वन जॉब, जहाँ पे आपकी सिर्फ 1-1.5 लाख अगर पे आपको कर रहे हैं, 1 लाख है, उसमें आपका आना जाना कवर नहीं हो रहा, आपका स्टे कवर नहीं हो रहा कहीं पे, तो आपके पास पीछे क्या रह जाता है? औरतों का तो सबसे बड़ा मसला कपड़े ही नहीं पूरे होते फॉर द जॉब। नहीं, ट्रू विच इज एक्चुअली ट्रू। देखिए, एक चीज को फेस करना और एक चीज को हंसी मजाक में उड़ा देना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आपके कपड़े, जूते, आपका मेकअप, आपका आना जाना, आगे आपका आपकी फ्यूल, फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग है, उनकी एजुकेशन है, उनकी ट्यूशन फी है, उनकी बुक्स हैं, स्टेशनरी है, देयर सो मच टू डू। और आजकल तो हर दूसरे दिन कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज मंगवा रहा है, स्कूल कुछ ना कुछ हो रहा है। स्कूल्स का ही बहुत ज्यादा चल रही है चीजें कि अब ये वाला डे है तो अब ये कलर पहना के भेजें। यू कांट आस्क योर किड कि भी नहीं, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, तो आप नहीं करो, बिकॉज वो फिर उसके अंदर एक बड़ा एक नेगेटिव जो चीज़ है ना वो इम्प्लांट हो जाती है। जैसे मैं मेंटल हेल्थ पे भी साथ साथ इसी की ही बात करना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले मैं एक औरत ही है, शी इज़, औरत तो नहीं कहूँगी, लड़की कह सकते हैं, 35 की है। शी वॉज लाइक कि मैं अपनी बच्ची को वो ज़िंदगी शायद नहीं दे पा रही जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी, वो खुशियाँ नहीं दे पा रही, वो सुकून नहीं दे पा रही, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे ससुराल में नहीं मिल रहा तो शायद कल को इसको भी नहीं मिलेगा। तो मैं इस चीज़ को ना बड़ा अपने सर पे सवार कर रही हूँ कि तब तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, अब बहुत बुरी है, तो बेटी को अगर आज अच्छी लाइफ दे दूंगी तो कल नहीं मिलेगी, तो ये भी उसी में ही होगी। मतलब औरतों की मैं इस चीज़ पे भी वो सल्यूट भी है, हैरानी भी है कि उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि हम बच्चे को, अपने को किस तरह से ग्रो अप करें, क्या चीज़ प्रोवाइड करें, क्या ना करें, क्या उसका हर नखरा पूरा करें या ना करें। देखिए, इसमें जो आपने बात की है ना, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है डिपेंडेबिलिटी। अगर आप अपनी बच्ची को अपनी ही तरह डिपेंडेबल बनाना चाहती हैं कि उसकी लाइफ इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी शादी हो जाए, उसका मियाँ उसको करे, ये करे, उसके ससुराल वाले उसकी आओ भगत करें, या अगर शादी एक अच्छी फैमिली में नहीं होती तो मतलब एक औरत की आपने लाइफ इसी पे सेट कर दी है कि उसकी शादी कहाँ हो रही है, कब हो रही है, क्या हो रही है। तो शादी इज़ नॉट जो है ना आपका अल्टीमेट गोल, ये नहीं होना चाहिए। दैट्स ट्रू। यही पे रोल प्ले करता है एक फीमेल का जो एक एजुकेटेड हो कि उसने अपनी बच्ची को रेज कैसे करना है। अगर आप उसके अंदर ये अवेयरनेस नहीं डालेंगे दैट शी हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, शी हैज़ टू बी ऑन हर ओन, शी हैज़ टू बी हर मास्टर, कोई और उसका मास्टर नहीं है, कोई और उसका बॉस नहीं है, कोई उसको बता नहीं सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। शी इज़ द वन हु हैज़ टू डिसाइड। डॉक्टर साहिबा, सोसाइटी में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है? आएगी, क्यों नहीं आएगी, ये हम पे ही डिपेंड कब करता आएगी? है ना। जब हम अपने बच्चों को देखें, आप एक औरत जब रेस कर रही होती है, एक बच्ची भी रेस कर रही है और साथ साथ वो एक बच्चा भी रेस कर रही है। बिल्कुल। जब दोनों को वो एक ही एजुकेशन देखे कि बोथ ऑफ यू आर इक्वल। यस। जैसे एक आपका बेटा है, अगर उसकी एक लाइफ है, उसको हर तरह की फ्रीडम है, तो वो फ्रीडम और वो ट्रस्ट आपको अपनी बेटी को भी देना चाहिए। जब आप एक फ्रीडम और एक ट्रस्ट अपनी बेटी को देंगे ना, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने भी अपने पेरेंट्स की उस चीज़ को मेंटेन करना है, उस ट्रस्ट को। दैट इज़ सो ट्रू। और अगर उसका आप अच्छी एजुकेशन दे देंगे ना और उसको कोई ना कोई स्किल दे देंगे, तो वो कभी देखेगी नहीं कि मेरे हालात कैसे हैं, मुझे यहाँ पे सब कुछ बर्दाश्त करना है, मुझे जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है।
She'll इस be on चीज her पे own. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सिर्फ माँ नहीं बाप की भी बहुत ड्यूटी दोनों। बनती है। और मैं ये बात जिस भी प्लेटफॉर्म पे बैठती हूँ ज़रूर करती हूँ कि मैं जो हूँ जैसे भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, क्योंकि ही वॉज द वन, मेरे पापा हमेशा अभी भी मेरा काम करने का नहीं भी दिल कर रहा होगा, हिल बी द वन, करना है करना है करना है करना है, क्यों नहीं करना, करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मतलब ही इज, आई थिंक शायद पाकिस्तान में ऐसे बाप नहीं मिलते, शायद दुनिया में ही नहीं मिलते, कम मिलते हैं। अल्लाह पाक सबको ऐसे बाप दे, आई वुड लाजमी मेरे से। भी फादर बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी जो ड्राइविंग फोर्स है, शी इज हम्म। ऑलवेज बीन माई मदर। ओके। मैं कहती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ हम्म mentally or हम्म whatsoever I have achieved in my life is just because of my mother. Because हम्म she is the one, she is the strong pillar हम्म कि जिन्होंने मुझे बचपन से हर वो चीज़ करने का कहा. इवन शी वॉज द वन हु यूज टू आस्क मी कि तुम बाइक भी चलाना सीखो. उस टाइम पे जब कोई नहीं चलाता था. आई बिलोंग टू वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, जो मेरी पैटर्नल फैमिली है. दे वर नॉट वेरी ओपन. मेडिकल में एडमिशन हुआ, आई हैव टू लीव लाहौर, लेकिन एवरीवन वाज अगेंस्ट एट के नहीं एक लड़की को क्यों भेज रही हो. बट माई मदर वॉज द वन हु स्टूड कि भाई उसने लिया है, उसका हो गया एडमिशन, तो शी हैज़ टू गो. जबरदस्त। तो गाड़ी चलाना आई लर्न बिकॉज ऑफ हर. तो माई लाइफ इज ऑल बिकॉज ऑफ हर. एक माँ ही है जो सोसाइटी बना सकती है, दैट इज सो ट्रू। लेकिन फिलहाल आप सोसाइटी को बना रही हैं, और वो भी खूबसूरत, बहुत ज्यादा ट्राइंग टू ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी में और कॉस्मेटिक सर्जन होने में, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी आप कह लो एक बड़ा नाम है जिसके अंडर एक द वास्ट अम्ब्रेला. फील्ड है। हाँ जी, एक बड़ा होराइजन है. एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द टर्म प्लास्टिक सर्जरी कम्स कॉस्मेटिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. ओके। उसमें रिकंस्ट्रक्टिव में ये है कि अगर तो आपका कोई पैदाइशी मसला है, आपका ट्रॉमा है, बर्न है, जिसमें हमने आप ही की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा से बनानी है वो चीज़, वो उसमें आ जाती है. जैसे लिप्स में कट्स आता है, लिप्स में आ जाए, कोई पैदाइशी, जिस तरह बच्चों के तालू कटे होते हैं, उनके लिप्स कटे होते हैं, कोई पैदाइशी और बहुत से मसले होते हैं, क्लेफ्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. किसी का मसाना नहीं बना हुआ, किसी का कोई इशू, तो ये सारे आते हैं रिकंस्ट्रक्टिव के अंदर. या बर्न के साथ पेशेंट्स आते हैं तो उनके हाथ जुड़ जाते हैं, उनकी टांगें जुड़ जाती हैं, या उनके स्कारिंग इतनी बुरी होती है, तो उस सब को रिकंस्ट्रक्ट करना टुवर्ड्स पॉसिबल जो नॉर्मल वे है उसमें, उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव कहते हैं. बिल्कुल ठीक है। कॉस्मेटिक ऑन द अदर हैंड इज़ अ डिफरेंट फील्ड. उसी का है डोमेन है, लेकिन एक डिफरेंट थिंग है कि उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू नॉट सेटिस्फाइड विद द शेप, यू नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ. ठीक है। उसकी वजह से आपके लाइफ में कोई इफेक्ट आ रहा है, आप प्रॉपर जॉब नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई मेंटली है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, व्हाटसोएवर प्रेशर यू हैव ऑन यू, उसको डील करना कम्स अंडर द डोमेन ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी. तो दिस इज द डिफरेंस. बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बड़ा मेजर भी है एट द सेम टाइम. डेफिनेटली डाइवर्स, टोटली डाइवर्स. या वो चीज़ एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ये डिफरेंट हो जाती है. तो आपने कॉस्मेटिक को ही क्यों चूज़ किया? एज आई स्टेटेड अर्लियर कि मुझे आर्ट की तरफ ज़्यादा था, तो एंड सेकेंडली रिकंस्ट्रक्टिव वाज मोर डिमांडिंग आई थिंक. और अपने इंटरेस्ट की बात होती है, मुझे लगता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आप वो करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हो. बिल्कुल ठीक है. दूसरे में जिसमें आपका दिल ही नहीं है, या जिसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन या वो अचीवमेंट फील नहीं होती है, तो वो आप उतने अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते फिर वहाँ पे. तो डेफिनेटली इसी वजह से आई चोज कॉस्मेटिक टू बी माई फील्ड. तो मैंने उसी में ज़्यादा अपना सारा इनपुट भी दिया, लर्निंग भी उसी में ज़्यादा की, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर. कॉस्मेटिक में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो एक लोग सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि नापसंद कर रहे होते हैं, वो अपनी नाक की शेप को कर रहे होते हैं. मतलब मैंने जितने लोगों को भी देखा है, कोई कह रहा होता है मोटी है, पतली है, टेढ़ी है, हड्डी निकली हुई है, ये प्रॉब्लम है, मेरा राइट साइड, और एंगल्स भी पिक्चर का लोग नाक के उस पर डिसाइड कर रहे होते हैं. तो क्या नाक को टोटली चेंज करना पॉसिबल है और हर इंसान कर सकता है? हर इंसान करवा सकता है या कर सकता है? करवा सकता है. देखिए, नाक का ये है कि जो चीज़ समझने वाली है लोगों के लिए, जो इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, कि जो अल्लाह ताला ने आपकी नाक बनाई है, जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, आपके नाक की शेप किसी आइडियल के, आप ये कहो कि मुझे ये वाली नाक चाहिए, मुझे ये वाली, मेरे पास अक्सर पिक्चर्स आती हैं, नोज राइट नाउ इज दिस,
आई वांट दिस, तो कहती है ये क्या अनरियलिस्टिक अप्रोच दैट्स है नॉट पॉसिबल कि देखो आपका चेहरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपके चेहरे की डायमेंशंस डिफरेंट है, आपके चेहरे का प्लेटफॉर्म जो आपका स्केलेटन है जिसके ऊपर नाक बैठा हुआ है वो सब डिफरेंट है। तो ये कहना कि आप कहो कि मुझे फलां वाली नाक चाहिए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ दूसरी तरफ ये चीज़ें कि जिस तरह आप कहो कि मेरी हड्डी निकली हुई है, मुझे अपनी नाक टेढ़ी लगती है, मुझे अपनी नाक मोटी लगती है, या ये टिप होती है कईयों की बहुत गोलू मोलू सी होती है, बैठी होती है, गिरी होती है, कईयों को खड़ा नाक चाहिए होता है, ये वो टर्म्स हैं जो हम इनकाउंटर करते हैं डेली, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमने इसीलिए असेसमेंट ज़रूरी होती है आपके चेहरे के हिसाब से। हमें जब कॉस्मेटिक सर्जरी बढ़ाई जाती है तो हमें उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शंस बताए जाते हैं कि आपके फेशियल थर्ड्स हैं, आपने अपने फेस के हिसाब से देखना है कि कौन से थर्ड में आपका नाक आ रहा है। बिल्कुल ठीक उस नाक की जो फेशियल थर्ड जिसमें वो आ रहा है वो दूसरों के साथ प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, कि छोटा तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपका बाकी फेस। फिर उसमें भी हमारी लिमिटेशन है, हम जो मर्ज़ी कर लें हम इंसान ही हैं, तो हमारी लिमिटेशन होगी। हमने उसमें देखना है कि आपका स्किन एनवेलप कितना है, आपके अंदर जो बोन्स हैं या जो आपके कार्टिलेजेस हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, हम उनमें कितनी बेहतरी ला सकते हैं, हम उनको कितना बेहतर कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर कोई एक प्रीसेट इमेज है और आप वो लेके आते हैं कि मुझे तो एग्जैक्टली ये नाक चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका एग्जैक्टली वही नाक बन जाए, बिकॉज वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका इस वक्त का नाक जो है और उसके जो पैरामीटर्स हैं एज़ कम्पेयर टू योर अदर फेशियल डायमेंशंस वो कैसे हैं। आपके नाक को कितना बेहतर किया जा सकता है। नाक से रिलेटेड भी दो चीज़ें आती हैं, एक तो कॉस्मेटिक ही आता है, एक फंक्शनल एलिमेंट के साथ भी आता है। जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है अंदर से, उनको सांस लेने में भी इशू होता है, तो वो हमने इंटरनली भी उसको ठीक करना होता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये सारा है, वो इंटरनली वाला तो इशू नहीं होता है बिकॉज वो नॉर्मल हो जाता है। हड्डी जहाँ भी टेढ़ी हुई होती है उसको आपने सीधा कर दिया, कोई स्पर है तो उसको निकाल दिया। मेन होता है बाहर, और बाहर डिपेंड टोटल आपकी नाक जो अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पे डिपेंड करेगा कि हम उसको कितना रिफॉर्म कर सकते हैं, यानी इनहेंस किया जा सकता है, Yes. टोटल चेंज नहीं चेंज किया नहीं जा जा सकता। जैसे एक एक्टर हैं जाहिद अहमद, आई गेस जाहिद अहमद, उनके नाक का पहले शेप कुछ और था और अब कुछ और है, तो क्या ये कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, क्या हो गया? क्या What हुआ? I know from his interviews was this कि भी he got into some accident, उसके बाद उनके नाक की शेप चेंज हुई, and then he undergone multiple surgeries for the nose, but he was not satisfied. तो मेरे ही एक fellow colleague के साथ उन्होंने किया, and he did a superb thing on him, जो उन्होंने जिस तरह का उनका नाक किया। उसमें वही बात मैं जिस आपको बता रही हूँ कि नाक के आपके पास अवेलेबल जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है। अब नाक के अंदर आपकी स्किन है, आपका कार्टिलेज है, आपकी बोन है, ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं। आपके नीचे की जो बेस्ड आपकी बोन है जिसके ऊपर नाक खड़ा हुआ है, वो है कि वो एडिक्वेट है या नहीं है। उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं डेफिनेटली कि अगर आपका एला बहुत टाइट हो गया है तो आप कहीं और से स्किन, जो कि हम स्किन अपने कान से लेते हैं, उसी तरह अगर कार्टिलेज आपके नाक के अंदर इतनी एडिक्वेट नहीं है तो कार्टिलेज आपके नाक कान से भी ली जा सकती है और आपकी चेस्ट यानी आपकी रिब से भी हम ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास है, वी नो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, लेकिन वो सारा डिसाइड आपका जो अभी का नाक है वो ही बताएगा कि हम इसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसकी रिफॉर्म क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल उसको बिल्कुल आप कहो कि ऐसा नाक था और कोई दूसरे दिन आपको कहे कि बिल्कुल ही डिफरेंट नाक है, तो दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। जैसे एक और बैकलैश जो है मुझे बड़ा अभी एकदम याद आया है, वो मिला था नेमल खावर को अपने फेस की सर्जरी पे या जो भी था। क्या वो भी इसी में आता है और वो क्या वो डिस्ट्रक्शन थी, सक्सेस थी? ऑफ कोर्स दैट टोटली मैटर्स टू हर। नहीं, वो तो वही है कि जिन्होंने उनको किया है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों को नज़र आया वो ये था कि बजाय इसके कि वो यूथफुल लुक उनकी आती, वो एक उनका भरा हुआ चेहरा या ज़्यादा ओल्डर लुक आने लग गई थी। जो उनके फेस की इनोसेंस थी वो थोड़ी कम हो गई, वो उतनी इनोसेंस ख़त्म हो गई। देखें, आपके फेस के जो प्लेन्स है ना, आपका जिस तरह ये चीक है आपका और ये आई एरिया है, इसमें ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए। इसी तरह आपके चीक और लिप एरिया इसमें स्मूथ। तो जब तक ये स्मूथनेस रहती है एक यंग एज तक, यू लुक इनोसेंट, यू लुक फ्रेश, यू लुक यूथफुल। विद टाइम क्या होता है कि आपके लिगामेंट्स
रिलैक्स होने लग जाते हैं, आपके फैट पैड्स नीचे आने लग जाते हैं, तो जो डिफरेंस बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होती है फ्रॉम वन एस्थेटिक यूनिट टू अदर, वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो जैसा आप यहाँ पे हॉलो बन जाएगा, कईयों के डार्क सर्कल्स शुरू हो जाते हैं, कईयों के यहाँ Puffiness पे हो जाएगी बहुत पफिनेस हो ज़्यादा। जाते हैं, आ जाते हैं, ये वाला लेबियो जो फोल्ड है ये प्रोमिनेंट होने लग जाता है। तो लोग फिर जाते हैं कि हम क्या करें, अब उसके मल्टीपल होते हैं कि आप थ्रेड्स करा रहे हैं, आप फिलर्स करा रहे हैं, आप क्या करा रहे हैं। व्हाट आई परसीव्ड कि उन्होंने शायद फिलर्स करवाए और बहुत जल्द शूट करवा लिया अपना। ओके। क्योंकि फिलर्स जब भी आप डालते हैं कहीं पे भी, इट टेक दे टाइम्स टू एब्जॉर्ब सेटल। वाटर। ठीक है, उनका काम ही ये है कि उन्होंने वाटर आपके इर्द गिर्द के टिश्यू से एब्जॉर्ब करना है। दे विल बी स्वॉलन फॉर अ वीक और सो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ में 1 हफ्ता लगता है, कुछ में 1.5 हफ्ता, किसी में 2 हफ्ते टू सेटल डाउन। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। तो डेफिनेटली उनका जो मुझे लगा कि उन्होंने बहुत जल्दी शूट करा लिया जब वो स्वॉलन फेज में थी, या शायद फिलर ज़्यादा करवा लिए। अब ये भी एक कॉस्मेटिक सर्जन का, या अगर उन्होंने किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कराया है, उसका काम होता है कि वो ये देखे कि कहाँ पे फिलर और कितना फिलर डालें कि वो अननेचुरल भी ना लगे और आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट भी दे। एग्जैक्टली। अब अगर आप भरवा लोगे एक चीज़ कोई भी कि भाई ओवरडू करा लोगे, जिसने फिर दोबारा स्वेलिंग भी हो जानी है, तो वो चीज़ नेचुरल कहीं पे भी नहीं लगेगी। दैट्स राइट। तो यही मेरा तो यही मोटो होता है कि मैं अपने पेशेंट को हमेशा कहती हूँ कि एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे, वी विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड नेचुरल साइड, कि वो आपको किसी को एक तो देख के ये तो लगे कि हाँ यू हैव स्टार्टेड लुकिंग यंगर एंड यू हैव स्टार्टेड लुकिंग फ्रेश, बट दे शुडंट से कि बंदा ही बदल गया। अननेचुरल है, इसने तो अपनी आईब्रो इतनी ऊपर उठवा ली है, इसने तो नाक ऐसा करा लिया है। तो ये चीज़ नहीं है। लिप फिलर्स आप करवा के इतने मोटे मोटे होंठ लेके आ जाएंगे तो किसी को भी पता चल जाएगा कि लिप फिलर है, तो वो नेचुरल भी लगे, अच्छे भी लगे। अच्छा, गलती होने के चांसेस जो हैं कितने % होते हैं? हर एक से होते हैं। ओके। लेकिन इसमें चीज़ आ जाती है आपकी प्रैक्टिस की। ऑफ कोर्स। अगर आपने बहुत चीज़ एक दफ़ा की हुई है, जैसा इंजेक्टेबल्स को ही हम ले लें, ये फिलर्स की बात चल रही है तो मैं उसी की बात बता देती हूँ कि भाई आपको ये पता हो कि आपका हाथ की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, आपका कंट्रोल उस इंजेक्शन के ऊपर कितना अच्छा है, आपको अपने प्लेन्स का कितनी अच्छी तरह पता है कि कौन से प्लेन में आपका इंजेक्शन जा रहा है, और कितना इंजेक्ट करके आपने उसको किस तरह से आपने निकालना कैसे है, उसको चेक करना है। अगर इन केस कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो आपको उसको हैंडल किस तरह करना है, Exactly. फौरन किस तरह करना है। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो आपका स्किल है, That दैट इज is द मेन important. थिंग। और वो तभी आएगा जब एक स्किलफुल से आप करवाएंगे। आजकल बहुत से लोग क्वैकरी की तरफ हैं। आई डोंट नो इवन दे इफ दे आर MBBS और नॉट, बट बायोटेक्स होते हैं, ये सब हैं छोटे। मैं इसी साइड पे आने लगी हूँ इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप देखिए, जैसे पहले कहा जाता था ना कि हर बंदा डॉक्टर है, अब हर बंदा, मुझे लगता है कि आप जहाँ देखो एस्थेटिक क्लिनिक्स की लाइंस लगी हुई हैं, लेकिन क्या वहाँ पे कोई डर्माटोलॉजिस्ट है या नहीं है ये हम नहीं जानते। क्या वहाँ पे कोई कॉस्मेटिक सर्जन है या नहीं है हम नहीं जानते। लेज़र्स हो रही हैं, लेज़र्स करने वाली जो लड़कियां हैं या जो लड़के कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या इवन उन्होंने मैट्रिक भी किया हुआ है कि नहीं, आई एम क्लूलेस। आपके हाइड्राज हो रहे हैं, यू नेवर नो कि कोई ट्रेंड बंदा है या नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी स्किन को बेहतर कर रही है या डिस्ट्रॉय कर रही है? देखिए, डिस्ट्रॉय ही कर रही है ना। अब पेशेंट्स क्या होता है इसमें, मसला क्या है। अब आई एम अ कॉस्मेटिक सर्जन, जब मेरे पास आएगा कोई पेशेंट, मेरा एक्सपेंस भी है, मेरी एक अपनी डिमांड होगी कि मैंने अब इतने साल लगाए हैं, मैंने इतना ट्रेन किया अपने आप को, उसको इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, तो डेफिनेटली आई वुड आस्क फॉर माई फी एज वेल, ऑफ कोर्स। लेकिन इशू क्या होता है कि जब पेशेंट आता है वो एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि मुझे तो यहाँ पे पता नहीं क्या कौन सी हीरोइन बना दो, लेकिन पैसे लेते वक्त ना फीस सबीलिल्लाह काम करो। हाँ जी, वहाँ पे क्लैश आता है। ठीक है कि व्हेन यू टेल देम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस कि भाई मैं ये चार्ज करूँगी, तो वो अब हो गया है इसमें भी विंडो शॉपिंग वाली चीज़। They'll go from one surgeon to another to another to another and keep asking the packages and the charges कि आप कितना करेंगे, आप कितना करेंगे, आप कितना करेंगे, and then they come up to a point कि जो सबसे सस्ता बता रहा होता है ना, they go ahead with them. ओके। प्रॉब्लम यही है कि जो सस्ता बता रहा होता है वो होता है जो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं होता, ट्रू, जिसने या तो बिल्कुल नया काम शुरू किया होता है या वो फिर कॉस्मेटिक सर्जन होता ही नहीं है, वो डर्माटोलॉजिस्ट होता ही नहीं है। उसने कोई ना कोई सर्टिफिकेशन ली होती है जो लगाई होती है, हमारी आवाम को पता नहीं है कि सर्टिफिकेशन आराम से मिल रही है। छोटे छोटे इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भी आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो। कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या है?
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कौन सी है कि भाई आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो। हम्म, तो जब तक आपका FCPS नहीं है, MCPS नहीं है, आपकी प्रॉपर डिग्री नहीं है किसी चीज़ में, हाउ कैन यू से कि मैं ये आपको दे सकती हूँ सर्विसेज। एक दो इंजेक्शंस लगा के दे बिकम कि जी हम तो बोटॉक्स भी लगा लेंगे, हम फिलर भी लगा लेंगे, देन दीज काइंड ऑफ डिजास्टर्स हैपन। लोगों में भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनकी स्किन खराब होती है, लोग देन दे शायद रश डरते भी इसलिए हैं। इशू यही है ना कि आप एक ऑथेंटिक के पास जाएं हर चीज़ की। अब आप एक ब्रांड के कपड़े लेने जाती हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि ये कितना महंगा होगा? आप लेते हैं बड़े शौक से, 50,000 का है, 25,000 का है, या इससे भी महंगे हैं, तो यू नो के है, वहाँ पे तो आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे। वहाँ पे ये तो तो आपने मेरी जो है ना दुखती रग पे हाथ लगा दी है कि पेशेंट पैसे नहीं देगा, सूट उसने चाहे 50,000 का पहना हुआ होगा और ये होता आपके है। तरले लेगा कि मैम मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मेरी फीस कम कर दे। यही चीज़ तो देख के अफसोस होता है कि आप पैसों की बचत कहाँ कर रहे हो। या अपने आप पे, मतलब आपने वो कपड़े कैरी किस पे करने हैं? अपने फेस पे करने हैं। अगर आप बॉडी पे कर, अच्छा मैं बॉडी की बात कर लेती हूँ, बॉडी ही नहीं है आपकी, आप एक्सल डबल एक्सल में आए हुए हो मेरे पास एंड यू आर नॉट रेडी टू पे द सर्टन फी, वो 50,000 से तो बहुत कम है। और इतनी भी एक्सपेंस नहीं होती, इतनी एक्सपेंसिव है भी नहीं। That's अगर true. अब के जो मैं ब्रांड्स देखती हूँ और जो उनकी हाँ प्राइसेस जी। देखती हूँ, तो मैं और कहती हूँ, ऊपर लोग काम इसके लिए क्या इतने इतने है? पैसे दे रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग टू वेयर इट जस्ट फॉर वंस और ट्वाइस। Yeah, that's true. योर बॉडी, योर फेस, यू हैव टू वेयर इट ऑल द Every टाइम। day, every तो day, फिर every आप second. कैसे उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे? वहाँ पे आप पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और बाकी जगहों पे आप ब्रांड के नाम को कर रहे हो। That's right. तो यही चीज़ है कि ये क्वैकरी भी इसीलिए चल रही है कि अगर एक हाइड्रा फेशियल एक अच्छे सेटअप में आपको एक सर्टेन अमाउंट में बता रहे हो, उससे आधी अमाउंट में दूसरे सेटअप में आपको ऑफर हो जाती है, आप भागे भागे वहाँ जाते हो। That's ये right. नहीं देखते कि वो उन सीरम्स में असली सीरम भी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। मेरे पास मेरी ही अपनी एक फ्रेंड आई जिसको हाइपर पिगमेंटेशन थी बहुत ज़्यादा, और वो आई कि भी मैंने उसको माइक्रो नीडलिंग का एडवाइस किया एंड शी वाज कि नहीं माइक्रो नीडलिंग तो मैंने बहुत करा ली है। मैं कहा तुम मेरे से करा के देखो। एंड इवन आफ्टर second session she herself said कि it's totally different. It depends कि आप कितना टाइम दे रहे हो, आपको अपनी नॉलेज हो कि आपने क्या चीज़ रिजल्ट देनी है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें और प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक। Of course. बहुत से फेमस नाम है, आई वॉन्ट नेम देम बट आई नो कि उनके क्लिनिक्स पे क्या चल रहा है। They are giving simple glucose drips as glutathione drips. Oh my They're charging God. hell money just because कि वो बहुत फेमस है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब ये लोगों पे ये है ना कि वो अपना चूज़ करें सही, पैसों को इम्पोर्टेंस ना दें। बाकी क्वेश्चंस आप देखें, आप उनकी डिग्रीज चेक करो, आप उनकी ट्रेनिंग चेक करो, आप उनका एक्सपीरियंस चेक करो, उनके पेशेंट्स के रिजल्ट चेक करो, जो करने वाली चीज़ें हैं। जो ग्लूटाथियोन है क्या वो वाकई काम करता है? हाँ जी, करता है। और किस एक्सटेंट तक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं? देखें, ग्लूटाथियोन के बारे में मैं थोड़ी अगेंस्ट हूँ। ठीक है। पीपल माइट बी अगेंस्ट मी फॉर सेइंग दिस, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्लूटाथियोन एक ऐसी मेडिसिन थी जो कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ की जाती थी, और उसके रिएक्शन में या साइड इफेक्ट में दे नोटिस द डिफरेंस कि इनके कम्प्लेक्शन बेहतर हो रहे हैं एज अ साइड इफेक्ट। ठीक है, दैट वाज नॉट द मेन पर्पस बिहाइंड गिविंग ग्लूटाथियोन। बट क्योंकि एक साइड इफेक्ट आ गया, और हमारा कल्चरल ये एक नॉर्म है जी कि एवरीवन वांट्स अ गोरी लड़की, एंड इवन अब तो बॉयज़ में भी ये है कि हमें गोरा लड़के गोरा होना और फ्रेश होना बेहतर समझते हैं, तो दे स्टार्टेड टेकिंग ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन इज नॉट FDA approved as yet. It's under trial Oh my God. for this thing, और for skin ग्लूटाथियोन lightening, ठीक है? डेली का मुझे लगता है कि 100 and thousands of mgs उसके यूज हो रहे होंगे। बिल्कुल हो रही हैं, और हर सेटअप में हो रही है। ये जो क्वैकरी वाले हैं, ये तो बहुत नए नए कॉकटेल्स बना के इसके साथ हम ये डाल रहे हैं, इसके साथ हम ये डाल रहे हैं, इससे याद चाहे कॉम्बिनेशन है या नहीं है। और इसका इफेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि इट्स इफेक्ट इज जस्ट 19-20 का फर्क। ओके। इट विल गिव यू one tone lighter, and that is only for a limited period of time. Then you have to again repeat it. ठीक है, जब तक लगता रहेगा तब तक फर्क रहेगा। अब उसमें जो समझने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि ग्लूटाथियोन क्यों आपको लाइट कर रहा है, आपकी स्किन का जो मेलानिन है उसको ख़त्म कर रहा है ना। और आप जब वो IV ले रहे हो तो वो मेलानिन हर जगह से ख़त्म कर रहा है, नॉट जस्ट स्किन। मेलानिन इज इन योर आईज, मेलानिन इज इन योर हेयर, इट इज़ इवन इन योर ब्रेन। ब्रेन की जो मेनेंजेस हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं ब्रेन की, उनमें भी है, उनको भी ख़त्म कर रहा है। तो यू नेवर नो कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे इसको यूज़ करते रहते हैं, वो मेलानिन जब वहाँ से ख़त्म होता जाएगा,
तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? आपके विजन पे इफेक्ट होगा उसका, आपकी अर्ली ग्रेइंग स्टार्ट हो जाएगी, मेमोरी लॉस, और आपके ब्रेन पे उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, यू नेवर नो। तो ये आप जब तक किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, सिर्फ एक रंगत बेहतर पाने के लिए कि थोड़ा सा मैं लाइट, आप उसकी जगह फ्रेश होने की तरफ तवज्जो दें कि आप फ्रेशर लुक दें, आप फ्रेश लगें, ना कि आप गोरे होने के चक्कर में अपने लिए डिजास्टर। ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन फेयरनेस, आई बिलीव इन ग्लो। Yes. लेकिन जब मैं इस बारे में बात करती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि शायद तुम्हारा अपना है इसलिए तुम्हें फील नहीं होता। मतलब लेकिन आई स्टिल फील लाइक नहीं देखें कि आप फ्रेश हो, हाँ। और आपका कलर कोई भी है, आप अच्छे लगोगे। You have to be okay with your own skin. Yes. You have to be confident in your own skin. हाँ, अगर आपको लगता है I'm getting dull, मेरे बाल बेहतर नहीं हो रहे, मेरे बाल डल हो रहे हैं, you should do something for them. और उसके लिए multiple things हैं, लेकिन जो भी करें ये देख के और ये पूरी रिसर्च करके करें कि जो आप कर रहे हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और फायदा कितना है और नुकसान कितना है, and then decide. क्योंकि वो तो अगर आप एक कोई गोली भी खा रहे हो, किसी भी चीज़ की खा रहे हो, उसका भी इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। आपका ब्रेन केमिकल्स रिलीज करेगा। आप कुछ खा रहे हो, आइदर इट्स फास्ट फूड, आइदर इट्स हेल्दी फूड, आपका उसकी बॉडी पे असर होगा। तो हाउ कैन यू से कि जो मेडिकेशन या इस तरह की सब मतलब सेल्फ रिपेयरमेंट्स आप ले रहे हो उसका असर नहीं होगा। विटामिन सी बहुत कॉमन है। क्या विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स या जो हमारे पास सिरम्स अवेलेबल हैं या फेस वॉश तक में इवन विटामिन सी डाल दिया गया है, मॉर्निंग में या सारे दिन में, और इतना एक्सेस यूजेज करना चाहिए उसका? देखिए, अगर तो ये लोकल एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लोकल है, वो आपकी स्किन से इतनी एब्जॉर्प्शन होती नहीं किसी भी चीज़ की, एंड यू नेवर नो कि उसमें है भी कि नहीं है। Oh, yeah. तो वो आप That's लगा right. लें, उसका हाँ. नहीं है। बट येस, इफ़ यू आर टेकिंग समथिंग थ्रू माउथ या थ्रू आईवी जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ सर्टेन पॉइंट कि जहाँ तक आप ले सकते हैं हर चीज़, इवन इफ इट इज़ अ सप्लीमेंट, तो उसकी भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। एक्सेस किसी भी चीज़ की होगी, बॉडी उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकेगी, तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा आपके। बिल्कुल ठीक है। तो हर चीज़, विटामिन सी हो, ई हो, कोई और विटामिन हो, बायोटिन हो, विटामिन ए हो, जो आप लेते हैं एक्ने वगैरह के लिए, इन सब की एक सेट डोज होती है और ये आपके डॉक्टर को पता होता है कि इससे ज़्यादा नहीं देनी, किसको देनी है, किसको नहीं देनी, किसके लिए फ़ायदेमंद है। हमने तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। हाँ, यही चीज़ है कि आपने गूगल करना है और आप गूगल बाबा बन जाएंगे कि गूगल डॉक्टर हूँ मैं, और मुझे तो सब पता है। हमारे पास तो आके पेशेंट इवन ये बात करते हैं कि मैंने गूगल में ये पढ़ा था, आप ये बता रही हैं। अब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए एक पेशेंट आई मेरे पास, एंड शी वाज एडमेंट कि मुझे फिलर्स ही लगाए आप। Okay. She has very reduced, very small size of breast, but she wanted a bigger one, which is not possible with the filler. Either with the fat grafting or with the implant. Yeah. But she was no, I want to go with the filler. I have seen it on the YouTube. I have seen such video, such and such video, and I just was कि मैंने कहा 5 और 10 ml से ज़्यादा का इंजेक्शन होता नहीं है। How can, और इतने इंजेक्शन, एक इंजेक्शन कॉस्ट उसकी इतनी होती है, कितने इंजेक्शन मैं आपके अंदर डालूं, और उसका बाद में रिजल्ट क्या होगा? बाद में रिजल्ट क्या, और वो रहता भी नहीं है, दैट इज़ नॉट लास्टिंग। मैक्सिमम आपका बहुत भी रिटेन कर लिया तो 9 months to 12 months. Okay. आफ्टर व्हाट? तो फिर ये चीज़ें ना वो नहीं समझते। यूट्यूब पे कुछ भी देख लेंगे, गूगल पे कुछ भी पढ़ लेंगे, ये नहीं करेंगे कि आप किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से जाके डिस्कस कर लो। अगर आपको उस डॉक्टर की किसी बात पे आपको लगता है कि आप नॉट कॉन्फिडेंट या आपको लगता है ये गलत बात कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को जाके ज़रूर रिसर्च करें, एंड दैट टू थ्रू ऑथेंटिक आर्टिकल्स, नॉट कि किसी ने भी कुछ भी कह दिया है, यू नो फलाने तो फलां कहा था, नहीं, देयर आर मेनी आर्टिकल्स ऑन एवरीथिंग, यू कैन रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं। आप बस ऑथेंटिक जगह देखो कि किसने वो पब्लिश किया है, किसने वो बताया है, पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए, ब्लाइंडली हर एक को फॉलो नहीं करना चाहिए आपको। कॉस्मेटिक में आजकल जो पेशेंट्स हैं वो मर्द ज़्यादा हैं या औरतें? मैं अब यही कहूँगी मर्द। इट्स अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल व्हेन आई जॉइंड, बिकॉज आई वाज लाइक के ज़्यादा फीमेल्स होंगी, फीमेल्स को बहुत इशू होते हैं, बट माशाल्लाह मर्द भी। क्या इश्यूज हैं मर्दों को? मर्दों को अपनी बॉडी इमेज से बहुत है, लाइपोसक्शन के लिए बड़े, राइनो के लिए बहुत आते हैं, राइनोप्लास्टीज के लिए, अ लॉट ऑफ मेल्स, नॉट वन, मोस्टली राइनोज जो हमारे यहाँ हो रही हैं वो मर्दों की हो रही हैं। ठीक है।
लाइपोसक्शन आजकल नई टर्मिनोलॉजी है, एचडी लाइपोसक्शन या 6 पैक्स लाइपोसक्शन जिसको कहते हैं 6 पैक लाइपोसक्शन भी हो रही है? हाँ जी, कि आपके 6 पैक्स हम बना देते हैं, Okay. आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत जबरदस्त। सो इट्स वेरी गुड थिंग इन अ वे कि कुछ लोग जो अपनी सुस्ती की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या थोड़ा बहुत फैट रह गया है और 6 पैक हाँ, नहीं बन पा रहे हाँ, उस वजह से, जिम नहीं कर पाते रेगुलर, या उनकी जॉब आवर्स या कोई ना कोई इस तरह की लाइफ उनकी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से वो इसको तवज्जो नहीं दे पा रहे, लेकिन दे वांट देयर बॉडी टू बी इन परफेक्ट शेप, तो उनके लिए बड़ा मोटिवेशनल होता है कि दे कैन हैव दिस 6 पैक्स, दे कैन हैव अ गुड लाइपोसक्शन, जिससे उनकी बॉडी के कर्व्स सब प्रॉपर नज़र आए, उनकी चेस्ट मस्कुलिन नज़र आए। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मेल्स भी हैं। उससे ये होता है कि जब एक दफ़ा आप उनको कर देते हो ना, तो दे गेट मोटिवेटेड कि वंस वी हैव दिस एंड वी हैव पेड दिस मच मनी फॉर दिस, तो फिर वो उस चीज़ की तरफ लग पड़ते हैं। वो उनकी एक आप कह लो हेड स्टार्ट उनको मिल जाता है कि अब हमने करना है, अब नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एंड नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। बंदे मैंने चेंज होते देखे, बंदों में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। ओके, लाइपोज के अलावा नोज का बता रही थी कि क्या मर्दों के इश्यूज यही हैं? मैं बता रही हूँ कि उनको नाकों से मर्दों को बहुत होता है कि हमारा चौड़ा नाक है। मर्दों में एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ना जो स्किन होती है सेबेशियस स्किन होती है, विच इज़ अ थिकर वन, मोटी स्किन, उसमें आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला सकते, क्योंकि जो मर्जी आप नीचे फ्रेमवर्क के साथ कर लें, ऊपर जब एनवेलप वो मोटा सा स्किन का आएगा तो इट विल हाइड अवे एवरीथिंग, और अल्टीमेट लुक वैसी ही रहेगी। तो ये हमारे यहाँ पे ड्रॉबैक है मेल्स में, स्पेशली। कुछ फीमेल्स की भी सेबेशियस स्किन होती है, उनकी भी मोटी होती है, उनको हम कुछ मेडिसिन के साथ शुरू में करवा देते हैं कि थोड़ा सा बेहतर हो जाए, स्किन थोड़ी पतली हो जाए या थोड़ी लाइटर की तरफ चली जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता उसमें। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो जो औरतें हैं वो स्पेसिफिकली किन उसमें ज़्यादा आ रही होती हैं? देखिए, औरतों में जो इनकाउंटर है वो यही चीज़ है, स्पेसिफिकली फीमेल्स में आ रहा है जो ओवरवेट होती हैं, जिन्होंने लाइपोसक्शन करनी होती है, उनकी हम एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरवेट होना शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ डाइट। आई डोंट नो, यू माइट नो बेटर कि क्या इश्यूज हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन कितना वेट हम रिड्यूस कर सकते हैं लाइपोसक्शन के साथ? लेकिन लाइपोसक्शन इज नॉट देयर टू रिड्यूस वेट। ये स्पेसिफिक पार्ट को ट्रेन करता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि एक मेरे पास आई थी, उनका मैंने किया एंड शी वाज, मेरा तो सिर्फ 5 kg नीचे गया है, मेरा तो इतना है। What was she expecting? वो समझ रही थी कि मेरा वेट भी कम हो और मेरी बॉडी भी बिल्कुल शेप में आए, बट शी हैज़ अ लॉट ऑफ कोमॉर्बिड, सो हम बहुत ज़्यादा उनमें कर भी नहीं सकते थे। ये उनको पहले से ही बता दिया गया था। द इशू वाज के लोगों में ये होता है कि हम अगर हम हैं 115 110 हमारा है, तो हमें फ़ौरन सीधा ये 60-70 पे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप जितनी मर्जी लाइपोसक्शन कर लें, जितनी आप एब्डोमिनोप्लास्टी करा लें, इट कैन नॉट इफेक्ट, बिकॉज फैट in itself is a lighter thing. उसका अपना कोई ज़्यादा वेट नहीं होता, इट्स द शेप दैट इट गिव्स यू। फिर एब्डोमिनोप्लास्टी जब हम करते हैं, जिसमें हमने आपका एक एक्सेसिव स्किन और बल्क पूरा काट देना है, मतलब इट्स एक्सीजन प्रोसीजर जिसमें एक्सरसाइज कर देना है, उससे भी आपकी शेप, बॉडी की शेप बेहतर हो जाती है। बॉडी पे जो आपके ऑर्गन्स पे बर्डन होता है उस फैट का और वेट का, वो आप कम कर देते हो, बट इट विल नॉट इफेक्ट योर वेट, एंड इट इज़ नॉट अ वेट ट्रेनिंग थिंग। ये वेट रिडक्शन के लिए नहीं है, इट इज़ जस्ट टू गेट इन प्रॉपर शेप एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो। कुछ लोगों को जिस तरह चलने फिरने में, या उनको लगता है कि हम तो इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा वेट नहीं ख़त्म हो रहा, हमारी बॉडी शेप नहीं हो रही, टोन डाउन नहीं हो रही, ये उनके लिए है कि आपकी बॉडी को हम टोन डाउन करके एक शेप में ले आएंगे, विच इज़ द पॉसिबल वन फॉर अस, बट टू रिड्यूस वेट इज़ इन योर हैंड, बिकॉज आपकी बॉडी में जो मैस है, जो विसरल फैट है, जो हम नहीं रिमूव कर सकते अंदर से, वो तो आप अपनी एक्सरसाइज, डाइटिंग या डाइटरी मॉडिफिकेशंस के साथ ही करेंगे। अक्सर लोगों को ये मसला भी आता है कि बॉडी तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन फेस पे बहुत फैट होता है। हाँ जी, ये है, क्योंकि अब इसमें ये कि फेस का जो फैट है ना, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बॉडी। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो पतले स्किन के होते हैं, आई यूज्ड टू बी द वन ऑफ देम एंड स्टिल आई एम, कि व्हेन आई यूज्ड टू बी वेरी थिन एंड लीन इन माय यू स्टिल आर। नहीं, आई हैव अ बिग फेस, आई हैव चबी फेस, आई नो, सो दे हैव दिस चीक फैट, ओके, दिस फैट, ओके,
सो ये उनका बचपन से होता है। एक तरह से ये अच्छा भी होता है बिकॉज दैट गिव्स यू अ फ्रेशर स्किन, आपकी स्किन सही रहती है, वो रिंकल्स कम होते हैं या जो भी है, लेकिन एक एजिंग टाइम साइंस कम हाँ, होते हैं। लेकिन ये है कि दैट कैन इफेक्ट मल्टीपल वीमेन आउट देयर और द फीमेल्स, जिनको लगता है कि हमारी बॉडी तो पतली है लेकिन हमारा मुंह बहुत मोटा लगता है। इसको हम कहते हैं यू शेप फेस, ओके। और उसको हम वी शेप में कर सकते हैं। वी शेप में हम किस तरह कर सकते हैं कि हम उनको पतला फेस, यूथर फेस दे सकते हैं। उसमें ये जो चीक के हमारे पैड्स हैं, ये फ्रॉम इनसाइड ऑफ आवर माउथ वी कैन रिमूव। ओके, ठीक है, उसकी वजह से ये आपका एक प्रॉपर सर्कस सा बन जाता है। सेकेंड, ये आपकी जॉ लाइन डेफिनेशन, ये हम दे देते हैं। फिर ये वाला एरिया जहाँ पे हमारा एक मसल होता है, मैसेटिव मसल होता है, जो विच इज़ फॉर दी मैस्टिकेशन, च्यूइंग के लिए जो यूज़ होता है। कुछ में वो बहुत हाइपरट्रोफिड होता है ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ की वजह से। कुछ पेशेंट्स को ब्रेक्सिज्म होता है, जो रात में दांत चबाते हैं, उनके ये मसल थोड़े ज़रा हाइपरट्रोफी की तरफ गए होते हैं, तो उस वजह से भी आपका ये चीज़ निकली हुई है, ये चीज़ निकली हुई है, तो ये इनके लिए हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। ओके। सो इट्स अ मल्टी प्रोसीजर सिनेरियो जिसके अंदर 3-4 चीज़ें की जाती हैं। चिन के लिए लाइपोसक्शन करते हैं। सो ओवरऑल 3-4 चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं टू गिव यू स्लिमर फेस। हाइफू भी अच्छे रिजल्ट्स देता है इसके लिए। हाइफू इज़ गुड, लेकिन वही बात है कि हाइफू हो या कोई भी इस तरह का नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर हो, दैट इज़ नॉट लास्टिंग। ओके। हाइफू क्या है कि ये हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया को जाके हिट करना है, एंड दैट इज़ द डेप्थ विच वी हैव टू डिसाइड कि हमने किस फैट को करना है, वो फैट किधर है, हमने उतनी डेप्थ पे उसको सेट कर देना है। बिल्कुल ठीक है। वो रेडिएशन जब जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स उधर, तो वो वाइब्रेट करेंगी, वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होगी, हीट प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से वो फैट पिघल जाता है फॉर अ वाइल। ठीक तो है। डेफिनेटली वो आपको एक देगा कि स्लिमर भी हो जाएंगे, थोड़ा पतला भी। नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा सेल्स कम नहीं होंगे तो फर्क नहीं पड़ नहीं, रहा। इट्स नॉट गोइंग टू कि भी वो बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, नहीं, उनको पिघला रहा है। जो एक मैक्रो आपका पड़ा हुआ फैट वो माइक्रो में कन्वर्ट होके या फॉर बीइंग ख़त्म हो जाएगा। अब उसमें भी यही है कि अगर तो आप कंटिन्यू करते हो आगे, तो फिर शायद आप मेंटेन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लो, वरना यू हैव टू कीप रिपीटिंग हाइफू सेशंस विच इज़ एक्सपेंसिव वन। तो मैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं एडवाइस करती हूँ पेशेंट्स को, क्योंकि ऑफ कोर्स अल्ट्रासोनिक वेव्स भी हैं और सब। नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का नुकसान नहीं है सच, दैट इज़ क्वाइट सेफ। लेकिन बात वो ये है कि रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं हैं जितने हमारे पेशेंट्स डिमांड करते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक जब आ जाता है ना, तो पेशेंट ऑलवेज डिमांड फॉर अ ड्रास्टिक चेंज। या दैट्स राइट। दे विल नेवर हैप्पी कि आप 18-20 का फ़र्क कर दो या 19-20 की बेहतरी करो, तो दे विल नेवर बी हैप्पी कि फिर क्या फ़र्क पड़ा। दे वांट ऑल इन ऑल, दे बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तो ये उनके माइंड में होता है। क्या आंखें बड़ी जैसे लोगों को बहुत पसंद होती हैं, तो क्या हम वो कर सकते हैं कि बड़ी आंखें लगें, डार्क सर्कल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पफिनेस ख़त्म हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखें, आईज़ हर एक के अलग हैं। आईज़ को अगर आप गौर करें तो उसके 5 एरियाज़ होते हैं जिनमें हम उनको डिवाइड कर देते हैं एरिया के स्टैटिक यूनिट्स को। ठीक है। ऊपर का है, साइड का है, नीचे का है, फिर आईब्रो आ जाती है। आईब्रो इज़ पार्ट ऑफ योर आई विच डिसाइड्स, ठीक है। अब आपकी आईब्रो कहाँ पे है, आपकी आईज़ का सल्कस कहाँ पे है, आपके आईज़ के ऊपर जब मैं आँख बंद करती हूँ तो ये लिड का ये जो क्रीज बनती है ये कहाँ पे है, दीज ऑल डिफाइन। फिर नीचे भी वही चीज़ जिसमें मैंने आपको कहा है कि एक टाइम तक तो स्मूथ ट्रांजिशन रहती है, आफ्टर विच द लिगामेंट्स विल फॉल डाउन या वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो फैट पैड नीचे आना शुरू हो जाएगा। जिन फैट पैड्स को हमने एक पोजिशन पे रखा होता है वो आई बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं या हॉलोनेस स्टार्ट हो जाती है, जिसको लोग परसीव करते हैं कि डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि जब एक हॉलो बन जाता है यहाँ पे, तो दिस इज़ अ शैडो एरिया। जब लाइट एक स्पेशल तरीके से पड़ेगी तो इस एरिया में लाइट प्रॉपर नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। वो डार्कर लगेगी फ्रॉम योर अदर फेस, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि हमें डार्क सर्कल्स हो गए। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। अब उसमें जो आपने सवाल किया कि बड़ी किस तरह कर सकते हैं, तो बड़ी ये होती है कि देखें, जो आपकी स्किन के आई के ऊपर की स्किन है ये वाली, ये कुछ लोगों की बड़ी अच्छी स्मूथ सी होती है, ठीक है। कुछ की हुडेड आईज होती हैं कि उनके शुरू से ही आई के फ़ौरन ऊपर आपका ये चीज़ आई होती है, तो ऐसे लगता है कि आईब्रो और आई के बीच में डिस्टेंस नहीं है और स्किन इज ऑन योर आईलिड नियर टू योर लैशेस, ठीक है। तो ब्यूटीफुल आईज क्या होंगी कि जिनकी आईब्रो और आई के बीच का ट्रांजिशन एक यूं कर्व में हो, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट दैट कर्व, और वो हम ब्लेफरोप्लास्टी से कर सकते हैं कि जितनी एक्सेस स्किन है वो हम रिमूव कर दें।
लेकिन उसमें भी फिर इम्पोर्टेंस यही आती है इवैल्यूएशन की कि कितनी स्किन अवेलेबल है, कितना डिस्टेंस है। और इसीलिए मैं कहती हूँ हर कोई हर चीज़ अचीव नहीं कर सकता। इट ऑल डिपेंड्स कि अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल बनाई कैसी है, आपके फेस को कितनी जगह दी है, आपकी आइज़ को कितनी जगह दी है। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आ सकती है हर चीज़ में, टोटली चेंज कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। इसमें भी यही है कि जब आप ऊपर की आंखें पिंच करेंगे अपनी स्किन जितनी आपके हाथ में आ रही है, ओनली दिस इज द स्किन दैट वी कैन रिमूव। और जब वो रिमूव हो जाएगी तो वो बल्ज जो स्किन का है आपकी आई के ऊपर नहीं आएगा, तो आपकी आई खुद ही ज़्यादा खुली हुई नज़र आएगी और ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है। आईब्रोज की पोजीशन भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दैट डिफाइन कि आपकी आई, आप समझ लो कि जिस तरह हम एक कॉपी पे लगाते हैं तो हम साइड्स मार्क करते हैं ना, या उसको हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर्स बनाते हैं, तो दिस इज द हाईलाइट ऑफ आवर आईज। इसका एक प्रॉपर पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है। और वो होती है कि आपकी आँख के ऊपर जो ये हड्डी है, अगर आप फील करें सबको होगी, फीमेल्स में ये आईब्रो इस हड्डी से 1 सेंटीमीटर ऊपर होती है। मेल्स में इट लाइज ऑन दिस एज जो आपको फील हो रही है एज। फीमेल्स के अंदर इट शुड बी 1 सेंटीमीटर अबव दिस। तो अगर आपकी ऊपर है तो इसका मतलब इससे ऊपर कोई नहीं कर सकता, ना करवाना चाहिए, फिर वो अननेचुरल लगेगा। क्योंकि उसमें यही करने को तो कर देते हैं आईब्रो लिफ्ट भी एंड सब कुछ, बट वही चीज़ है कि इसका मतलब है कि आपका सॉकेट ही छोटा है जो अल्लाह मियां ने बनाया, आपकी जो हड्डी नीचे बनाई हुई वो छोटी बनाई हुई है, वो इतना बड़ा पर्चर बनाया ही नहीं है। और उसी हिसाब से फिर आपका फोरहेड भी उसी हिसाब से होगा कि आपका फोरहेड भी शॉर्ट होगा या जो भी होगा। अगर आप शॉर्ट फोरहेड में आंखें ऊपर ले जाओगे या यहाँ पे चढ़ा दोगे तो बहुत अजीब लगेगा। आप क्या लगोगे? या आप अपनी साइड जिसको फॉक्स आइज कह दें या कैट आइज कह दें, वो भी हर एक को सूट नहीं करती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इवैल्यूएशन, जो एक कॉस्मेटिक सर्जन का काम है कि वो आपकी पूरी डायमेंशंस को देखे, आपके फोरहेड को, आपके बाकी फेस को, आईज को देखे और फिर वो डिसाइड करे कि कितना इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए जो अननेचुरल ना लगे, एनिमेटेड ना लगे, वेरी नेचुरल और एक यूथफुल लुक दे आपको, बजाय इसके कि एक मेड अप सी लुक बना के आपको दे दें। हम लोग जो फिलर्स दे रहे होते हैं आँख के नीचे जो लिगामेंट को देते हैं इन्हांस करने के लिए, या वो एक जो आप जैसे बता रही थी पहले कि वो शैडो है उसको कवर अप करने के लिए, तो एक तो वो हम किस एज से दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 के बोटॉक्स अगर हम ले रहे हैं स्किन के लिए तो क्या अंडर आई एरिया में वो दे सकते हैं या दिए जा सकते हैं? देखिए, बोटॉक्स और फिलर्स में ना जो डिफरेंस है वो ये है कि बोटॉक्स इज नॉट फॉर एवरी प्लेस एंड सेम गोज फॉर द फिलर्स के फिलर इज नॉट अ सोल्यूशन टू एवरी लाइन और रिंकल ऑन योर फेस। देयर आर 2 सेट ऑफ रिंकल्स या लाइंस, एक डायनामिक है, एक स्टैटिक है। डायनामिक है जैसे आप फ्राउन करें, आप अपने माथे पे करें, आपके यहाँ लाइंस, आप यूं करें तो आपके यहाँ पे बने, आपकी क्रोस फीट हैं, बनी लाइंस हैं, या इस टाइप की, ये जो सारी चीज़ें जो आपकी मूवमेंट रिलेटेड हैं, जो मूवमेंट करने पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती थी पहले, अब बाद में क्योंकि स्किन को आदत हो गई उस जगह पे रहने की, तो वहाँ पे वो डिप्स बनना शुरू हो गए और वो लाइंस परमानेंट हो जाती हैं। ये हैं डायनामिक लाइंस। जहाँ पे डायनामिक का वर्ड आएगा, आंसर होगा बोटॉक्स, कि वो आपने बोटॉक्स करना है क्योंकि हमने उस मसल की एक्टिविटी को रोकना है, उस मसल को या तो पैरालाइज करना है या वीक करना है। दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि वो क्या बिल्कुल ही मास्क लुक चाहता है कि बिल्कुल स्पार्ट हो जाए, या वो चाहता है कि थोड़ा सॉफन हो जाए, सॉफन लुक आ जाए। तो उसके ऊपर हम नॉर्मल बोटॉक्स या बेबी बोटॉक्स जिसको कहते हैं वो आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है फिलर। फिलर है जो आपके स्टैटिक है, जिस तरह ये हॉलो है कि ये आपके कुछ मूव करें या ना करें आपका बन गया है। नेज़ोलेबियल फोल्ड प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए हैं, वो आप स्माइल करें ना करें वो बना हुआ है। ये मसल की एक्टिविटी की वजह से नहीं, ये फैट के नीचे आने की वजह से कि चीक का एरिया आपका नीचे आना शुरू हो गया, उस वजह से है। या आपने जैसा ये एनहांसमेंट करनी है आपने अपने जॉ लाइन की, तो आप वहाँ पे फिलर लगा देते हैं। तो ये चीज़ें फिलर है जहाँ पे फिल करना है, यू नीड टू फिल इट सो दैट वो उसमें बल्क आ जाए, उसमें आ जाए। जैसा मैलर फैट पैड की जगह हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये लगा, तो वहाँ पे हम लगाएंगे फिलर। ठीक है। आंखों के नीचे कभी भी बोटॉक्स नहीं लगता। आंखों के नीचे जो आप कह लेंगे ये आ रहा है आपका जो आप कह रही हैं डार्क सर्कल्स वाली चीज़ आ रही है, उसके लिए अवेलेबल होते हैं बायो रिवाइटलाइजर्स जो होते हैं, तो वो हम लगाते हैं इंजेक्शंस। वो एक टाइप के आप समझ लें कि हार्मोन्स हैं ऐसे, या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको जो कोलेजन और इलास्टिन है आपके स्किन का, उसको बूस्ट करते हैं। ठीक है। वो बूस्ट करेंगे तो आपकी स्किन फ्रेशर हो जाएगी, टाइटर हो जाएगी, फर्म हो जाएगी। नहीं, कोई भी इंजेक्टेबल इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। जो भी इंजेक्टेबल आप अपने फेस पे ले रहे हैं, चाहे वो फिलर है, बोटॉक्स है, या ये प्रोफाइलो वगैरह के नाम से जो चीज़ें आ रही हैं, ये सारी, या एक्सोसोम लगा रहे हैं, PRP करा रहे हैं, दीज आर ऑल जो आपको लेते रहना पड़ेगा।
ओके डिपेंडिंग कि वो क्या चीज़ है। कुछ की लाइफ जो है वो 6 मंथ्स है, लाइक बोटॉक्स 4 to 6 मंथ्स चलेगा, फिलर 9 to 12 मंथ्स चल जाएगा, और थ्रेड्स अगर आप कराते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल दो, लेकिन उसकी भी लाइफ कम होती है। ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं, इट डिपेंड्स कि आप रेडी हो उस चीज़ को लेके जाने के लिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सर्जिकल इज़ लाइक अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, लेकिन उसमें भी देखना है कि हर जो पेशेंट है दैट इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन, तो वो असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मकसद सिर्फ ये है कि कौन कर रहा है, क्या वो इतना ट्रेंड है या नहीं, Yes. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही मैटर कर द रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कर रहा है बंदा उसको पता हो कि वो वो क्या कर ट्रेंड रहा है, या उसके पास डिग्री है प्रॉपर, जो सही वाली डिग्री है, नॉट अ सर्टिफिकेशन, नॉट अ डिप्लोमा, बिकॉज आपको नहीं पता हर यूनिवर्सिटी, इवन यूनिवर्सिटी तो चले फिर एक बड़ी चीज़ आ जाती है। आई हैव सीन सिंपल क्लिनिक्स, छोटे छोटे क्लिनिक्स, दे आर गिविंग द सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं विच इज़ नॉट इवन PMDC अप्रूव्ड। तो PMDC ने ऑल्दो इसके ऊपर सैंक्शन लगाई हुई है कि अब PMDC से अप्रूव्ड जो इदारे हैं अगर वो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो वो जायज़ नहीं है, वो Okay. ठीक नहीं है, दे कैन नॉट प्रैक्टिस सच थिंग। वो अपने नाम के साथ ये एक एस्थेटिक फिजिशियन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं ये लगा वर्ड्स सकता। नहीं यूज़ कर सकते, बट कौन पाकिस्तान में कोई इतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो एवरीवन इज़ डूइंग एवरीथिंग। लेकिन इसमें अब हमारी जो आवाम है, जो लोग हैं, उनको अवेयरनेस चाहिए ऑफ कोर्स उनको होना पड़ेगा एक्टिव इस चीज़ के बारे में कि अगर वो अपने आप को किसी को दे रहे हैं या तो सोच समझ के दें। विजाइनोप्लास्टी क्या है और क्या वो हर औरत करा सकती है? देखिए, विजाइनोप्लास्टी इज़ सर्जिकल टर्म, एक प्रोसीजर है जिसमें हमने प्लास्टी जहाँ पे भी आ जाता है ना, उसको होता है टू रीमेक इट, टू मेक इट अगेन, ठीक है उसको हमने रीशेप करना है, उसको बनाना है। विजाइनोप्लास्टी 2-3 तरह की होती है, उसमें भी वही आ जाता है कि या तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ट्रॉमेटिक इशू है, या कॉस्मेटिक इशू है। ठीक है ट्रॉमेटिक इशू है या कंजेनिटल है कि कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनमें विजाइना की फॉर्मेशन ही नहीं हुई होती है। जब प्यूबर्टी का टाइम आता है और मेंस्ट्रुएशन का टाइम आता है तो दे गॉट टू नो कि उनको मेंसेस नहीं हो रहे इवन आफ्टर क्रॉसिंग दैट एज। फिर वो आते हैं, उनका एग्जामिनेशन होता है, दे गॉट टू नो कि उनका तो विजाइना ही नहीं बना हुआ, उनकी ओवरीज नहीं है अंदर एंड ऑल दैट। वो एक लॉन्ग स्पेक्ट्रम है जिसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो एवेल्युएशन पे तो होता ये है, क्रिएट किया जा सकता ये है? बनाया जा सकता है। लेकिन Okay. फिर उसमें ये होता है ना कि हर पेशेंट में आप विजाइना तो बना सकते हैं, उसके भी मल्टीपल है कि आपके पास अवेलेबल क्या है, उस पेशेंट कितना विलिंग है, कितना कंप्लाइंट है, आप कौन सा प्रोसीजर उस पर कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है ट्रॉमेटिक, जिसमें कई पेशेंट्स आते हैं, कोई ट्रॉमा हो गया है, विजाइनल ट्रॉमा हो गया है, रेप विक्टिम्स आ जाते हैं जिनमें ट्रॉमा हुआ है, टीयर आया हुआ है, और एनी सेक्सुअल असॉल्ट है, जो भी कुछ है, उसके अंदर भी हम फिर विजाइनोप्लास्टी करनी पड़ती है, हमें उसको रिपेयर भी करना पड़ता है, हमें उसको उसके सारे टिश्यूज़ को अलाइन दोबारा करना पड़ता है। तीसरी चीज़ आ जाती है कॉस्मेटिक, जिसमें ये होता है कि एक फ़ीमेल विद एज या एक ऐसी फ़ीमेल जो सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, उसका विजाइना लैक्स हो जाता है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है अमंग दी पार्टनर्स वो ख़त्म हो जाता है। फीमेल खुद भी नहीं सेटिस्फाई होती है, मेल भी नहीं होता है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। तो वो आ सकती हैं, उनकी विजाइनल टाइटनिंग के लिए भी डू विजाइनोप्लास्टी, जिसमें उनकी जो अपना टिश्यू है, जो मसल्स हैं, उनको दोबारा से रिपेयर किया जाता है, दोबारा से टाइटन अप किया जाता है। तो दैट इज़ हाउ विजाइनोप्लास्टी वर्क्स फॉर 3 डिफरेंट डोमेन्स। तो ये जो कॉस्मेटिक है इसको कितनी बार कराया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 1-2 बच्चे थे, उसने उसके बाद करा ली, लेकिन फिर उन्होंने कंसीव किया, फिर ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम देखिए, उसमें डिफरेंस यही होगा। है ना कि अवेलेबिलिटी, जब आप एक दफ़ा कहीं पे भी कोई सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है। Yeah. Again, the most important thing is always assessment and evaluation. That you need to see कि वहाँ का टिश्यू कितना गिविंग है। अगर वो बहुत ज़्यादा फाइब्रोस्ड है या किसी ने बहुत ही एक्सटेंसिव की हुई है या गलत किसी से कराई हुई है, क्योंकि विजाइनोप्लास्टी भी हर एक को नहीं आती है, किसी को नहीं पता कि कौन से टिश्यूज़ कहाँ हैं, वो जाते हैं बस टांके लगा के आ जाते हैं, दे डोंट नो द एग्जैक्ट एनाटमी। कि नीचे किसी को क्या पता चलना है, नीचे जाके किसी ने क्या देखना है, करो पैसे दो चले जाओ। द प्रॉब्लम इज़ कि जिसको एनाटमी क्लियर नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि उसने किस टिश्यू को किसके साथ ज्वाइन करना है या उसको रिपेयर करना है, तो वहाँ पे ये होता है कि एक तो टिश्यूज़ गलत जुड़े होंगे, आपके पास जगह ही नहीं होगी, आपके पास होगा ही नहीं कि आप उसको दोबारा करो। आपने अगर उस चीज़ को इवन रिवाइज भी करना है, आपने काट के भी करना है,
तो if the tissue is available you can redo it, but if the tissue is not available you already तो have फिर a तो chance ही नहीं scarred or है। fibrosed area, तो आप उसमें डैमेज ज़्यादा करोगे rather than making it good for you, आप उसको प्रॉब्लम में डाल दोगे। लेकिन मोस्टली होता है कि लैक्स जब आता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर टिश्यू है एक्सेस में, लेकिन एवेल्युएशन के बाद ही यू कैन कमिट कि वेदर इट कैन बी डन और नॉट। और एक दफ़ा जब आप वेजाइनोप्लास्टी करा लेते हैं तो दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके। बहुत ही टाइम के बाद यू माइट नीड के फिर दोबारा से करानी पड़े, या आपका सही ना हुआ तो आपको करानी पड़ेगी। तो मतलब ऑफ कोर्स प्रोफेशनल से कराना इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट्स बहुत कॉमन हो रही हैं, इज इट सेफ? पहले तो प्लीज़ ये बताएं। बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें अब आजकल जो मैंने देखे ना फीमेल्स जो होती हैं कि अब इसमें भी ये है कि वो किसी प्रेशर में तो नहीं आके ये कर रही हैं। इफ़ दे आर डूइंग इट अंडर अ प्रेशर अपने हस्बैंड के, अपने फैमिली के या फ्रेंड सर्कल में या सोशल के, जी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ रीज़न टू गो फॉर अ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ओके। The only reason should be if you are not satisfied, if that is causing you a problem, that you don't feel that confident, you don't feel that कि कपड़े पहन के आपको लगे I don't look nice, मुझे अपने लिए नहीं अच्छा लग रहा, आपकी सेल्फ इस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस को प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर आप ज़रूर कराएं। और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि कौन सी करवानी है आपने। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में आप फैट ग्राफ्टिंग भी करा सकते हैं विच इज़ वेरी सेफ, क्योंकि आप ही का फैट लिया हुआ है और आप ही की बॉडी में डाला हुआ है, तो वो एक तरह का इनर्ट भी होता है, कोई रिएक्शन नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। और वो बड़ा नेचुरल वे में कर देता है और बड़ा अच्छा कर देता है। दूसरी जो थोड़ा अननेचुरल होता है दैट इज़ द इम्प्लांट, दैट इज़ ऑन एन एक्सपेंसिव साइड, कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, प्लस एक अननेचुरल चीज़ आपकी बॉडी में पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली उसके रिएक्शंस होते हैं। ओके। कि जो इम्प्लांट आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी टेक्सचर आ जाते हैं, स्मूथ आ जाते हैं। जो इम्प्लांट रिलेटेड कैंसर्स हैं दैट आर वेरी कॉमन, लेकिन अब आजकल क्योंकि एडवांसमेंट हर चीज़ की हो रही है, तो अब ऐसे इम्प्लांट्स बन रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे मटेरियल के हैं। मटेरियल वही सिलिकॉन ही होता है, लेकिन उसमें भी अच्छा के अंदर जो जेल यूज़ हो रही है वो कितनी है, 5th जनरेशन आ गए हैं अब के, जिसमें कोहेसिव जेल्स बहुत अच्छी थी, रप्चर नहीं होने के चांसेस होते हैं कि अगर रप्चर होंगे तो फैल जाएंगे। और फिर इसी की तरह होता है कि जो उसकी बाहर की सरफेस है जिसके साथ आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना है, क्योंकि आपकी बॉडी का वो पार्ट जो किसी भी इम्प्लांट के पास पड़ा हुआ है वो रिएक्ट करता है, क्योंकि दैट टेक इट एज अ फॉरेन पार्टिकल ऑफ कोर्स, तो वो उसका रिएक्शन उसका रिएक्शन मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट तरह से अब डिज़ाइन करना शुरू हो गए। बट डेफिनेटली इम्प्लांट इज एन अननेचुरल वे, लेकिन इट गिव्स यू अ बेटर बूस्ट एज कम्पेयर टू फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग इज़ अ नेचुरल वे जो कि आपको कुछ हद तक बेहतरी दे सकता है, क्योंकि उसने भी टाइम एब्जॉर्ब भी हो जाना है। जितना आप करते हो, आप ऑपरेशन थिएटर से जब निकलते हो, जितना ऑगमेंटेड होता है उससे थोड़ा डिक्लाइन आता है, तो इसलिए उसमें हमें थोड़ा ओवरडू करना पड़ता है, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब होना है आपके फैट ने। बट आई वुड ऑलवेज एडवोकेट कि अगर किसी की बॉडी में फ़ैट है मतलब वो उसके पेट में, थाइज में कहीं है, तो शी शुड यूज़ दैट फैट फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन रादर देन दिस इम्प्लांट थिंग, क्योंकि इम्प्लांट थोड़ा कॉस्टली भी है। ओके ये तो हो गई सारी बातें स्किन की, क्या करना है, कैसे करना है। एक चीज़ जो मेरे लिए ना बड़ी ही पेनफुल भी होती है, अक्सर जब भी मैं किसी ऐसे पेशेंट को मिलती हूँ जिन्होंने या तो गलत प्रोडक्ट्स लगाए हुए होते हैं और उससे स्किन को ख़राब किया हुआ होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके स्किन को तबाह कर लिया जाता है। तो क्या इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो मिनिमाइज कैसे करें, और अगर करें तो क्या करें, ये मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि आजकल मॉर्निंग रूटीन्स, नाइट रूटीन्स बहुत एक ना वो, तो क्या ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ओके लेकिन वही बात है कि क्या, हाँ, और कब, क्या किस यूज एज करें, में क्या चीज़, हाँ या और प्लीज किस मकसद के लिए। एक तो एवरीवन शुड बी वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट। ठीक है, किसी और का चेहरा देख के मुझे ऐसी स्किन चाहिए, ऐसी ग्लो चाहिए, एक तो कंपैरिजन ख़त्म करें। आपकी अपनी स्किन है, उसकी अपनी क्वालिटी है, उसका अपना कलर है, यू कैन नॉट चेंज दैट। अगर किसी की पोरस स्किन है जिसमें पोर्स हैं, यू कैन मिनिमाइज दोज पोर्स, बट ऑल इन ऑल बिल्कुल प्लास्टिक स्किन हो जाए जैसे कुछ लड़कियों की होती है नेचुरली, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप किसी ऐसे रिजल्ट के पीछे भागेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल, तो डेफिनेटली यू विल डू मोर हार्म टू योर स्किन देन द अदर थिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स।
उसमें अब लड़कियां, प्रॉब्लम ये है कि आजकल क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इतने हैं, हर जगह फिल्टर्स लगाए हुए हैं, हर जगह फिल्टर्स में आपको लड़कियां नज़र आ रही हैं, दे लुक गॉर्जियस, दे लुक सुपर्ब, कि क्या ज़बरदस्त स्किन है। आप रियल लाइफ में उनको देखें, दे माइट नॉट बी द सेम बिकॉज दे आर हिडन बिहाइंड द फिल्टर्स। उससे भी ज़्यादा जब हम एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो हम बड़ा ही, अब देखें एक्ट्रेसेस हमारी तरह की इंसान ही है ना, ऑफ कोर्स, नो डाउट उनमें कुछ होंगी जिनके पास नेचुरली बहुत खूबसूरत स्किन होगी और एवरीथिंग विल बी परफेक्ट फॉर देम, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जिनके फ्लॉज भी होंगे, उनके वो पिट्स भी होंगे चेहरे पे, उनके छाइयाँ भी होंगी, Of उनकी course. स्किन भी टेक्सचर्ड होगी, पिगमेंटेशन भी होगी, बट दे आर हिडन बिहाइंड फिल्टर्स एंड द मेकअप। ओह या, तो आप जब लड़कियां, मैं जो छोटी बच्चियां हैं ना, उनको यही कहूँगी कि देखो आप लोगों को स्किन अल्लाह मियां ने बड़ी अच्छी दी हुई, बड़ी नेचुरल दी हुई है, तो उसको नेचुरल वे में जो ज़रूरी केयर है। अब जो बच्ची 20 ईयर्स के बाद चली जाती है ना, 21 या 22 के बाद आपकी स्किन की जो कोलेजन और इलास्टिन जो नेचुरली होता है वो डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाता है, और सन एक्सपोज्ड एरियाज में वो डबल होता है, ठीक है। अब उसमें यह है कि आपने उस चीज़ को बचाना है, तो सन एक्सपोजर इज़ द कॉज। हर चीज़ की आपको पता होनी चाहिए रूट कॉज क्या है और उसको बचाना कैसे है। ट्रू, इसकी रूट कॉज है सन एक्सपोजर, कि सन की जो वेव आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं उसके, ए और बी दोनों, उनसे आपने बचाना है। अब बच्चियां जाती हैं कॉलेजेस, स्कूल्स, या जो भी इनका होता है, जॉब्स पे जा रही हैं, आपका एक्सपोजर हो रहा है आते जाते, उससे बचाना है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ हाइड्रेशन एंड सन ब्लॉक। दीज आर द टू थिंग्स जो एक 30 से कम की एज की जो लड़की है ना, उसके लिए मोर देन अनफ है। तो किस एज से कुछ शुरू करा उसको सकते लगाने हैं? नहीं, 20 साल 18 साल, आप जो एक्सपोज हो रही है, जैसे 5 साल 6 साल में हम दे हाँ सकते हैं? बच्चों में भी दे सकते हैं। Okay. बच्चों के अलग आते हैं हाँ सन यार, ब्लॉक्स, क्योंकि SPF उसके उसमें अंदर, कम हाँ होता जी, है। कम भी होता है। उसके जो फॉर्मेशन जो आपको पता है ऑइंटमेंट Lighter बनाने है, के लिए जो यूज़ किया जाता है वो भी डिफरेंट होता है, सो दैट वो उनको इफ़ेक्ट ना करे ज़्यादा। तो आप यूज़ कर सकते हैं जो एक्सपोज हो रही है। देखें, हाइड्रेशन पहले, ठीक है, जिसके लिए हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा है। अगर आपको वो सीरम किसी भी फॉर्म में मिल रहा है, यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, आपके घर में एलोवेरा लगा, यू कैन यूज़ दैट। ठीक है। ठीक है, आपके घर में ग्लिसरीन पड़ी है, वेजलीन पड़ी है, यू कैन यूज़ दैट। हल्की सी लगाएं फेस में, यू गुड टू गो। ये उनके लिए बता रही हैं जो 25 से कम है। और राइस वाटर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, वो भी लगा पता सकते हैं? नहीं उसका, आई हैव नो आइडिया, मैंने उसको नहीं Okay, देखा ठीक है। कि क्या है या ओके, क्या नहीं आफ्टर है। 25। और 25 के बाद ये है कि आपको थोड़ा और देखना चाहिए कि अब आपके 25 के बाद स्किन थोड़ी टेक्सचर्ड होना शुरू हो जाती है। जिनकी बहुत अच्छी स्किन नहीं होती, उसमें डिफरेंट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब ये है कि अगर तो आपकी स्किन की कोई इंडिकेशन ही डिफरेंट है, कि एक प्यूबर्टी टाइम पे एक बच्ची को बहुत ज़्यादा एक्नी हुई है और उसके निशान है, तो दैट हैज़ अ डिफरेंट इंडिकेशन। वो उस बच्ची की तरह नहीं है जो नॉर्मल है, जिसको मैं कह रही हूँ कि सिर्फ हाइड्रेशन और सन ब्लॉक लगाओ। वो थोड़ी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स, उसके अंदर पिगमेंटेशन है, उसके अंदर वो निशान पड़े होंगे, पिट्स बने होंगे, जो एक्ने स्कार पिट्स होते हैं, जो गहरे होना शुरू हो जाते हैं, जो बॉदर करना शुरू कर देते माइट हैं। बी एक्टिव एक्नी भी हो। हाँ, तो उसमें ये होता है कि फिर आपने उसको रोकने के लिए करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो एक पैथोलॉजी आती है, वो पैथोलॉजी को हमने डिफरेंट तरह से करना है। उसके लिए ट्रीटमेंट होती है, मेडिसिन होती हैं। ठीक है, उसके लिए ये क्रीमें नहीं होती ठीक है। कि ये क्रीम लगा लो तुम। पहले अंदर से रिपेयर करेंगे तो ऊपर वाली का असर व्हेनेवर होगा यू ना? विल, आपने उसकी जड़ को पकड़ोगे, फिर वो चीज़ ख़त्म होगी, फिर आओगे जब वो ख़त्म होगी, अब उसके जो इफेक्ट्स रह गए उनको कैसे बेहतर करना है। एग्जैक्टली। तो दिस शुड बी योर रोड मैप, नॉट कि भी जो इफेक्ट आ गया उसको ख़त्म करिए, जो अंदर से जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है उसको नहीं देखना कि भी वो प्रॉब्लम कहाँ कर रही है, क्या कर रही है। तो इसमें यह है कि अब जो फीमेल है, जो बच्ची है जिसका एक्ने नहीं है, नॉर्मल स्किन वालों की बात करूँ तो हाइड्रेशन एंड सन ब्लॉक, और नाइट में भी हाइड्रेशन मस्ट, क्योंकि हाइड्रेशन हमारी बहुत ज़रूरी है आजकल। सेकेंड ये आ जाती है कि जब 25 के बाद आते हैं या 30 के बाद आना शुरू होते हैं, तो फिर उसमें रेटिनॉल आ जाता है, क्योंकि वो है आपका फोटो एजिंग जो होती है उसको रिवर्स करने में हेल्प करता है। ठीक है। लेकिन अब ये वो वाली एज है जिसमें आपकी प्रोडक्टिबिलिटी, रिप्रोडक्शन वाला टाइम होता है, जिसमें फीमेल्स मैरी करती हैं और बच्चे करती हैं। तो अगर कोई अपने चाइल्ड बियरिंग वाली एज में है तो रेटिनॉल इज़ नॉट एडवाइज फॉर दैम। ओके, दे शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। फिर उन्होंने ये नहीं करना। इफ़ दे आर डन विद देयर फैमिली, दे नो कि और कोई बच्चे नहीं करने, कोई प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो दे कैन यूज़ रेटिनॉल ठीक है। ट्वाइस अ वीक इन द नाइट टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि रेटिनॉल जो है वो आपकी स्किन को बारीक भी करता है। वो आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर तो कर रहा होता है, फोटो एजिंग को भी, लेकिन वो स्किन को इतना बारीक कर देता है। जो लोग बहुत रेगुलरली और पूरा पूरा हफ्ता लगाते हैं, दे विल नोटिस इन लेटर टाइम कि उनके बहुत जल्दी रिंकलिंग और झुरमुर सी स्किन होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो स्किन इतनी वो कर देता है, पतली सी कर देता है, उसकी लेयरिंग ख़त्म कर देता है कि वो फिर ससेप्टेबल नहीं रहती किसी भी चीज़ को करने के लिए ठीक है। एब्जॉर्ब।
ठीक है, तो आपने मेन यही है। अब जिनके पोरस स्किन है, जिनमें बहुत ज़्यादा पोर्स हैं एंड दे वांट टू मिनिमाइज नॉट फुली वैनिश, ऑफ कोर्स खत्म तो नहीं हो वो सकता। नाइसिनामाइड यूज़ करें। ओके। नाइसिनामाइड ब्राइटन भी करता है और वो पोर्स को थोड़ा मिनिमाइज यानी आपके टेक्सचर को बेहतर करता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन सी एज यू नो ब्राइटन अप करने के लिए होता है, जिनको होता है कि टू टोन आनी शुरू हो गई है, कोईयों के टी शेप एरिया होता है ना, जिसका आपको पता है कि एक ऑयली है, एक नहीं है, कुछ के चिन में यहाँ पे मेलाज्मा आना शुरू हो जाता है। अब मेलाज्मा इज़ अ रेजिस्टेंट हाइपरपिगमेंटेशन टाइप, वो इतनी इजीली नहीं जाती, उसके लिए आपको प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं, माइक्रो नीडलिंग हो गई और ये सारा कुछ। लेकिन जिनकी नॉर्मल हाइपरपिगमेंटेशन है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग, वो ये कर सकते हैं कि दे कैन यूज़ विटामिन सी, दे कैन यूज़ सन ब्लॉक रेगुलर। सन ब्लॉक तो रेगुलर फॉर एवरीवन, डे टाइम पे 2 से 3 दफ़ा लगाना ही लगाना है आपने, उसके बगैर आपने बाहर नहीं जाना। घर के अंदर भी अब तो वी आर नॉट सेफ, इसकी जैसे स्मोक था पीछे हम देख रहे थे, आगे फॉग है, और ये सब कुछ इकट्ठा होकर घर के अंदर भी मुझे तो लिटरली ऐसे लगता था मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, इतना धुंधला वो हो जाता था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं ना कि जब स्मॉग घुस रही है तो जो तो UVA और UVB को कौन रोक सकता है? तो वो तो ज़रूर लगाएं, स्पेशली जब आप चूल्हे के सामने काम कर रहे हैं तो वो भी हीट है, आप तब भी लगाएं, उससे भी बचाएं। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी केयर आप जितनी अर्ली स्टार्ट करते हैं कि आपकी रूटीन की आदत होगी। और मेकअप कम से कम यूज़ करें, और प्रोडक्ट्स अच्छे प्लीज। हाँ जी, प्रोडक्ट्स भी अच्छे। अब मैं ये कहूँगी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके भी इतने अच्छे नहीं होते। देख के करें जो आपको सूट करे, जो आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन ना करे, जिसको यूज़ करके आपको ये ना लगे कि यार मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो रही है, मेरी स्किन में स्केल्स तो नहीं बनने शुरू हो गए, मेरी स्किन में एक्नी होना शुरू हो गई, इसका मतलब है कि दैट प्रोडक्ट इज़ रिएक्टिंग। और स्पेसिफिकली लिपस्टिक्स जो हैं, हाँ जी, उनको भी देख के, और मेकअप की, अच्छा मेकअप की एक्सपायरी होती है? बिल्कुल होती है, हर चीज़ की होती है। कितनी होती है? और सिरम खुलने के बाद कितनी देर बाद उसको फेंक दें अगर वो है? देखिए, सीरम खुलने की ज़रूरत नहीं है। सीरम जब बना है वो किसी न किसी एक बेस में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने वो चीज़ डाली हुई है, उसकी एक लाइफ है। तो एक तो आप उसकी प्रोडक्शन ज़रूर देखें, जितना अर्ली प्रोडक्शन के करीब आप बाय करें उतना ही अच्छा है। जब उसकी एक्सपायरी जो लिखी है उसके करीब जाके उसको यूज़ ना करें, फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, फ़ायदा कहने को तो वो कह देते, कंपनी वाले तो ये कह देते हैं ना, कंपनी तो ऑफ कोर्स उसने तो कहना है, उसने तो बेचना है अपना प्रोडक्ट ना, 3 साल के लिए 2 साल के लिए उसने शेल्फ पे रखनी है चीज़। आप उसके लिए पे कर रहे हैं, तो जस्ट नोटिस के आप प्रोडक्शन अगर 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, दैट इज़ गुड टू बाय। अगर उसको 1 साल हो गया है तो बेटर नॉट टू बाय दैट प्रोडक्ट। आप उसकी जगह दूसरी कोई चीज़ पकड़ लें या किसी और स्टोर से जाके ले लें। ये तो आपके अपने हाथ में है ना, आपकी पेमेंट है, आपने देना है, तो अच्छी चीज़ लें जो अभी अभी फ्रेश आई है मार्केट में, रादर देन जो पहले से 1 साल से पड़ी हुई है वहाँ पे। यू नेवर नो, क्योंकि हमारे फार्मेसीज में ना तो टेम्परेचर मेंटेन होता है, ना उनकी एक क्वालिटी अच्छी होती है, ना लाइट का कुछ होता है। बहुत सी चीज़ें लाइट को भी रिएक्ट करती हैं, बहुत सी चीज़ें टेम्परेचर को रिएक्ट करती हैं। तो जो 1 साल से पड़ी हुई है चीज़, यू नेवर नो वो किस किस टेम्परेचर से गुजरी है, कौन कौन सी सनलाइट, कौन सा एक्सपोजर उसको हुआ है, उस पे क्या क्या जुल्म हुआ है, उसके अंदर वो चीज़ रही भी है कि नहीं रही है जो आप चाह रहे हैं। तो बेटर के प्रोडक्शन के जितना करीब आप ले लें वो चीज़ उतनी अच्छी होगी आपकी। और घर आकर भी उसको प्लीज सेफ टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर और अच्छी इन्वायरमेंट दें, ताकि उसके ऊपर लिखा हुआ है उस चीज़ के लिए आप वो मेंटेन करें। क्योंकि जैसे मोस्टली प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ होता है कि 28 से इसको कम रखें, इसको 20 से कम टेम्परेचर पे रखें, तो हमारी तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि फिर उसमें ये है कि अगर तो आप एसी वाले कमरे में बैठने के आदी हैं और तो उसको भी साथ रखें, तो उसको उसी कमरे में रखें, नहीं तो कीप इट इन द फ्रिज। कोई एग्जैक्टली फ्रिज में रखते हैं, बाद में इस्तेमाल उसको जब करना हो करके वापस रख दें। ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा ना ख़त्म करने का, एंड करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम की लिमिटेशन भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इन द एंड मैं ज़रूर पूछती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है, और क्या वुमेन एम्पावरमेंट एक डॉक्टर बन के ही पूरी की जा सकती है या कुछ और भी किया जा सकता है? मेरे लिए तो मैं ये कहूँगी बहुत ज़रूरी है। एज आई स्टेटेड अर्लियर, माई मदर वॉज द स्ट्रॉन्ग पिलर बिहाइंड मी। I want every mother to play this part. फादर का तो होता ही होता है, लेकिन मदर का ज़रूर होता है। एक बेचारी सी बच्ची जिसको हर कोई की बेचारी है, ये क्यों आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं एक फ़ीमेल के लिए, ये बेचारी है, इसके तो हालात नहीं ठीक, इसके किसने ठीक करने हैं उसके हालात? यू डोंट हैव टू लुक टू एनीबडी एक्सेप्ट फॉर अल्लाह। अगर आपके साथ आपका खुदा खड़ा है
और आपके साथ आपकी सपोर्ट के तौर पे एक भी बंदा आपकी फैमिली का, लाइक मैं जिसको मदर कह दूं या फादर कह दूं, दे मोर देन एनफ. डोंट इवन लुक टू योर सिबलिंग्स कि वो आपके आके सपोर्ट करें. डोंट लुक टुवर्ड्स योर हस्बैंड, बल्कि हस्बैंड के लिए एक स्ट्रॉन्ग आप भी एक बने कि उसको लगे कि ये भी मेरे साथ एक सपोर्ट है, ना कि मेरे लिए एक लाइबिलिटी है. आजकल के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ मर्द ही सपोर्ट करे. और ना अपने आप को जज करे फीमेल किसी और की नज़रों से कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं. आर यू इनफ फॉर योर सेल्फ, आर यू सेटिस्फाइड विद वट एवर यू डूइंग इन योर लाइफ. जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका स्किल है, आर यू ओके विद दैट, या आप कोई सहारा ढूंढती फिर रही है. एम्पावरमेंट ये नहीं है कि आप औरत मार्च करें, या ये एम्पावरमेंट नहीं है कि आप औरतों का नाम ले लेके ऐसे करें कि भाई विक्टिम कार्ड प्ले करें. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि कोई आपको कंपेयर ना करे, कोई आपसे सिंपथी ना करे, कोई आप पे बेचारगी ना करे. आप अपने अंदर इतनी मुकम्मल हों कि आपको देख के दूसरे थोड़ी स्ट्रेंथ लें, ना कि आपको किसी से स्ट्रेंथ लेनी पड़े. तो ये आपके अंदर होना चाहिए. अ ग्रेट मैसेज आई वुड से. और अगर कोई कुछ भी करना चाहता है तो ये एक छोटी सी चीज़ है. ऑफ कोर्स अल्लाह है साथ, कोई और है तो और क्या चाहिए. बिल्कुल. मुझे तो पॉडकास्ट का बहुत मज़ा आया है. आई होप आपके भी सभी सवालात जो भी होंगे, स्किन रिलेटेड होंगे, बॉडी रिलेटेड होंगे, उन सबको हमने आंसर कर दिए, एड्रेस कर दिए डॉक्टर साहिबा ने. यू कैन विजिट हर, आप उनके क्लिनिक जा सकती हैं और आप जाके उधर उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स अपने जो भी ट्रीटमेंट्स हैं आप उनसे करा सकते हैं. और प्लीज़, जैसे हमने पूरी डिस्कशन में यही कंक्लूड किया है, एक अच्छा इंसान अगर आपकी ट्रीटमेंट कर देगा, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट कंटिन्यू विद दैट पर्सन. पैसे थोड़े ज़्यादा दे लें लेकिन ख़ुद को अच्छा कर लें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.